तो एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, इस चैप्टर के बारे में हमने पहले भी इंट्रोडक्शन लिया है। 11th क्लास में एक चैप्टर था प्लांट डाइवर्सिटी। उससे पहले आपने देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक किंगडम आया था, किंगडम मोनेरा। वहां पर आपने इंट्रोडक्शन देखा है किसका? इन बैक्टीरिया का। अब यहाँ 12th क्लास में मोनेरा किंगडम से रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं, जहां पर एक जगह जहां हम देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया या हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहीं यहाँ जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है वहां हम देखेंगे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई बीमारी चले तो हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं, या जब भी हमारे दिमाग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा होता है तब हम सोचते हैं इसकी हार्मफुल प्रॉपर्टी के बारे में। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पास में दो तरह के साबुन है। एक तो है एंटी बैक्टीरियल साबुन है और दूसरा है नॉर्मल साबुन, नॉर्मल शेप सोप एंड एंटी बैक्टीरियल सोप। आप दोनों सोप में से कौन सा सोप चूज करना ज्यादा पसंद करेंगे, नॉर्मल या फिर एंटी बैक्टीरियल? तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली स्टूडेंट का जो आंसर आता है वो क्या बोलते हैं? वी विल यूज द एंटी बैक्टीरियल सोप। हम एंटी बैक्टीरियल सोप यूज करेंगे। मतलब दोनों फ्री है तब की बात है ना। एक बोले सर पैसे किसके लोगे आप, जिसके पैसे लोगे हम वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, जिसका चार्ज है हम वो यूज नहीं करेंगे। बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, देन वी विल से दैट वी विल यूज कौन सा? एंटी बैक्टीरियल। जबकि ऐसा होना चाहिए नहीं। आप देखोगे टीवी पर एडवर्टीजमेंट कंपनी जो सोप कंपनीज है वो अपना एड देती है और वो बोलती है डिटॉल बी 100% श्योर, जो मारे 99.9% जीवाणुओं को। तो क्या सच में वो 99.9% बैक्टीरिया को मारते हैं? तो क्या 0.1% उनसे बच जाते हैं? तो आंसर ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो एंटीबैक्टीरियल सोप है ही नहीं, वो है नॉर्मल साबुन। क्यों? क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता तो फिर वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देता हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आज से नहीं है। इनका जिक्र बहुत पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं वहां पर भी है। आज आप देखोगे कर्ड का जिक्र बोला जाता है शुभ काम, या यहाँ आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं तो हमें दही खिलाया जा रहा है। हिंदू धर्म सभ्यता में दही खिलाने का रिवाज। तो दही बनने का जो प्रोसीजर है दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, रोल है। यस और नो? तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है बेटा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन की लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी बुक में ये जो चिन्नू मिन्नू टिन्नू तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दिए हुए हैं उनके डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट फील्ड्स की कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है का जिक्र किया हुआ है। हम भी वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हम जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली यूजेज में काम में आते हैं, जैसे आप चीज की बात करोगे, पनीर की बात करोगे, कर्ड की बात करोगे, ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, उसे हम देखेंगे। फिर आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे आप देखो विनेगर है, इथेनॉल प्रोडक्शन है, ये सब इंडस्ट्रियल स्केल पे हम बड़ा प्रोडक्शन ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस इन मेट्रो सिटीज। गाँव में तो ज्यादा आपको फील नहीं होता है, गाँव में तो सेपरेट खुद के खड्डे होते हैं, उसी में चला जाता है। जस्ट थिंक अबाउट द मेट्रो सिटीज, बहुत बड़े सिटीज है, वहां पर कितना सारा सीवेज निकलता होगा और उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाए? क्या नेचुरल बॉडी में डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया जाए? नहीं। तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है, देन आफ्टर वी एक्सपोर्ट दीज सीवेज, द ट्रीटेड सीवेज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से रोल होगा उसे भी हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, है ना। गांव के अंदर ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में, हालांकि इसका जिक्र हमने पहले कर रखा है, याद कीजिए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने बीटी कोटन पढ़ा है, बीटी ब्रिंजल पढ़ा है ना। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने पढ़े हैं।
ऐसे ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया को रोकने के उपाय में गेंगूस या फिश का यूज किया जाए तो उससे मॉस्किटो लार्वा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रोल प्ले करते हैं उसको भी हम देखेंगे, और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे हम जब हम देख लेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। मतलब बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, जैसे आप मान लीजिए ना, बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस पढ़ा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवा रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया करवा रहा है लेगिमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर। तो वो एक्चुअली नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा ही तो रहा है, और नाइट्रोजन का लेवल यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करेगा। देन वन बाय वन हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे, और सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी दिखाई देती है। देन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हैं बेटा अंडर माइक्रोस्कोप। आप यदि बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे, हमने मोनेरा किंगडम में क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को 4 अलग अलग कैटेगरी में। कोकस तरह के बैक्टीरिया थे, बैसिलस तरह के बैक्टीरिया थे, कोमा शेप के बैक्टीरिया थे, और स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रोड शेप के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। बैक्टीरिया जो कि शेप के हैं, रोड शेप के, और उनको 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाया गया है, तब जाके आपको ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई दे रही है। फिर स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया को भी दिखाया गया है, इनको भी कितना टाइम बड़ा किया है? 1500 टाइम। ठीक है, 1500 गुना बड़ा करके देखेंगे तब आपको ये ऐसे बैक्टीरिया जो है वो दिखाई देंगे। कोकस बैक्टीरिया अभी हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी कोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस का जिक्र किया था, है ना। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो निमोनिया के लिए डिजीज कॉज करता है। फिर यहाँ पर एक लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या रोड शेप बैक्टीरिया को दिखाया गया, और इसको हमने कितना बड़ा किया है, कितना मैग्नीफाई किया है? 50,000 टाइम्स, 50,000 गुना बड़ा करके हम एक बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया न कह के बैक्टीरियम कहा जाएगा, सिंगुलर वर्ड, तो हम यूज क्या करेंगे वर्ड बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरियम एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे ही हमने कुछ और ऑर्गेनिजम्स की भी बात करी है, जैसे ये आपको एक बैक्टीरियोफेज दिखाई दे रहा है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर एक फेज जो है बैक्टीरियोफेज आपको दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देखो ना, एडिनो वायरस जो कॉज करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में, एक प्रिज्म के जैसा शेप इसका यहाँ पर दिखाया गया है, हेड वाला रीजन। ठीक है, ऐसे ही आप टोबैको मोज़ेक वायरस को, टोबैको मोज़ेक वायरस का क्लियर डायग्राम आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जहां पर कैप्सोमियर बहुत क्लियरली दिखाए गए हैं। ठीक है, वहां पर उसका डीएनए जो थ्रेड है वो भी आरएनए, सॉरी माफ करिएगा, जेनेटिक मटेरियल आरएनए वो भी क्लियरली दिखाया गया है, और इस पर हेलिकली अरेंज जो कैप्सोमियर है उनको भी एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर तो उतना ज्यादा अच्छा तरीके से डायग्राम नहीं दिख रहा है, फिर भी आप पता कर पाओगे कि रोड शेप के जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसको हमने मैग्नीफाई किया है करीब कितना, 1 लाख टू 1,50,000 टाइम्स, तब जाके आपको ऐसे शेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है, दीज ऑल आर वायरस। तो हमने बैक्टीरिया भी देखे और वायरस भी देखे। अभी तक यहाँ पर हमने कोई बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करा है। अब देखो यहाँ पर एक कॉलोनी दिखाई गई है पेट्री डिश में, जहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करती हुई दिखाई जा रही है। एक पेट्री प्लेट है जहाँ की बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो ग्रो करते हुए दिखाई। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये फंगल कॉलोनी है वो ग्रो कर रही है किसी पेट्री प्लेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ताकि आप एक बार के लिए इंफॉर्मेटिव हो पाओ कि फंगस में भी इंक्लूड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कैन बी इंक्लूड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, virus can include in microorganism. Now we will discuss that how these microorganisms are beneficial in our everyday life. ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है, हमने कुछ पार्ट्स जो दिखाए थे आपको कि कहां कहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? देखो ये जेठालाल जी के छोटे भाई है या चंपकलाल जी है, वो दिखाए गए हैं जो खाना खाते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और वो खाने में पता नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन मुझे शायद इडली के अंदर कुछ चटनी वगैरह डाल दी गई है ना, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। नारियल की चटनी ऊपर की तरफ दिख रही है, कुछ है क्या ऐसा इसमें? नहीं लग रहा है ना। हो सकता है पनीर थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा डाल दिया गया, लेकिन खाना खाते हुए दिखाए गए हैं। दीज आर यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह से ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। लेकिन हाँ, पड़ोस में एक बहुत बड़े पतीले के अंदर जो कि मिट्टी का बना हुआ है, इसमें आपको दिखाया गया है दही, है ना। एंड कर्ड में
किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है उसका जिक्र हम अब इस चैप्टर में करेंगे। देन सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में नाम स्वर्ण अक्षरों में, जब भी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में, देखो ना मैंने सोने जैसे अक्षरों में नाम लिख दिया है इसका, किसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। तो मैं यहाँ पर भी सोने जैसे अक्षर ही लिख दूं ना बेटा, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिन्हें हम LAB कहते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम से पता चल रहा है कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए बैक्टीरिया की, बेसिलस शेप के होने चाहिए। किस शेप के होने चाहिए, बेसिलस। बेसिलस किस शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं। ठीक है, देन दीज बैक्टीरिया विल बी ऑफ रोड शेप। ये करते क्या हैं, इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब मिल्क में एक प्रोटीन होता है कौन सा, केसीन, इसको ये बदल देते हैं कैल्शियम पैरा कैशिनेट में। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एसिड, और एसिड बना देते हैं दैट कोगुलेट, जो कि जमा देता है, एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, और मिल्क प्रोटीन को ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। देन ऑलरेडी वी आर गेटिंग द डाइजेस्टेड फूड व्हेन वी आर ईटिंग द कर्ड। यदि हम कर्ड खा रहे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर टेकिंग द डाइजेस्टेड फूड, कि कुछ हिस्सा डाइजेशन तो कर दिया गया है, किसके द्वारा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू द कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग LAB। जब भी आप देखो दूध से दही बनाया जाता है तो पहली बार मम्मी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लेके जाती है उसको, है ना, गुनगुना रखती है। आप देखोगे बहुत ज्यादा सर्दियां हैं तो टेम्परेचर थोड़ा जरूरत से ज्यादा रखा जाता है, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं तब टेम्परेचर थोड़ा कम रखा जाता है। उसके अंदर एक इनोकुलम, इनोकुलम क्या है, वो मिनिमम अमाउंट जो इन्फेक्शन के लिए काफी है, उसे हम क्या कहते हैं, इनोकुलम डोज। ठीक है, तो हमने इन्फेक्शन करवाया किसको, मिल्क को, एक फ्रेश मिल्क था उस पर हमने इन्फेक्शन करवाया किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस का, जिसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट थे। दैट मींस वी हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू द मिल्क। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे। हमने उसको कवर भी कर दिया। देखो मम्मी कितनी बायोलॉजी जानती है ना। मम्मी ने पहले दूध को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया, देन आफ्टर उसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ मोम्स नो, मम्मी को ये भी बात पता है कि इसको एक एन एरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे कवर भी कर दिया, ढक्कन भी लगा दिया। यस और नो, अरे बोलो क्यों पे ढक्कन, क्या लगा दिया, ढक्कन। ठीक है, अब जैसे ही ढक्कन लग गया है तब एनवायरमेंट कैसा हो गया है, एन एरोबिक। और एन एरोबिक एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो प्रोसेस कौन सा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन। क्या कह सकते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड होना चाहिए, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। साथ ही साथ ये देखो, इट ऑल्सो इंक्रीज द विटामिन B12, ये विटामिन B12 की वैल्यू को इंक्रीज भी करता है। ठीक है, ये बेटा PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, पहले पूछा गया इसके बारे में क्वेश्चन 2012 में या 2014 में इसका क्वेश्चन पूछा गया नीट में ही, कि ये कौन से लेवल की इनरिचमेंट करता है, कौन से फूड को इनरिच करता है। देन आंसर ये विटामिन B12। इन स्टमक LAB हेल्प टू चेक पैथोजन। स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज पैथोजन की चेकिंग के लिए भी कर लिया जाता है, कि कौन से तरह के पैथोजन का इन्फेक्शन है अथवा नहीं है, इस बात की हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो कुछ साउथ इंडियन डिशेज आपको दिखाई जा रही है, मुझे लगता है शायद ये इडली है। अब हम स्वर्ण अक्षरों की बजाय काले अक्षरों की तरफ बढ़ लेते हैं, मुझे लगता है ये तो क्या है, इडली, और ये है डोसा। ठीक है, और ये सांबर, और ये चटनी। बोलो, डोसा, इडली, सांबर, चटनी, 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 ये दो तरह की चटनी है, बच्चे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, डोसा इडली सांबर चटनी, चटनी। ओके, तो ये एक डो तैयार कर दिया गया है। देन आफ्टर इसका फर्मेंटेशन हुआ है, और फर्मेंटेशन के बाद में आपको ये जो ब्रेड वगैरह है वो भी ऐसे बनाते हुए दिखाया जा सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, जिसमें रफ जो है वो यूज किया जा रहा है, डो यूज किया जा रहा है टू मेक फूड सच इज डोसा, इडली,
सांभर और चटनी को हम फर्मेंटेशन से नहीं बना रहे हैं, हम डोसा और इडली बना रहे हैं, ठीक है। वो तो उसके साथ में सप्लीमेंट से जो खाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे जो पफ्ड अप होता है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी आपको दिखाई देगा, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो जो आपको दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखोगे जो जलेबी का घोल ले लो आप, है ना, या फिर सांभर का, सॉरी, इडली का घोल ले लो, डोसा बनाने के लिए घोल ले लो, इनमें क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए डाल दिया गया, मैदे के अंदर कुछ चीजें मिला दी गई, आई डोंट नो हाउ दे डू दैट, बट हाँ, लेकिन उसमें वो ऐड करवा देते हैं और कंडीशन कौन सी रख देते हैं, एनारोबिक। इनोकुलम डालने के बाद एनारोबिक कंडीशन करेंगे तो अगले दिन आप देखोगे तो उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डो ऊपर की तरफ पफ्ड अप हुआ, वो उसकी वजह क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम उसे पकाएंगे देन CO2 विल कम आउट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस वजह से वहां पर जालियां पड़ जाती है। आप देखोगे केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, है ना, ब्रेड है, उन सब में आपको जालियां दिखाई देती है, और जालियों की वजह क्या है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, और इस वजह से वहां पर वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो ना, ये ब्रेड में ऐसी ये जालियां आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी बेटा, नहीं। ऐसे ही यीस्ट का यूज भी है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। दूसरा क्या है, बेकर्स यीस्ट, ठीक है, कलर शायद नहीं अपीयर हो रहा होगा। देन बेकर्स यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। उसी डो का हम फर्मेंटेशन करवाएं यीस्ट की मदद से, तो हम बेकरीज के लिए ब्रेड वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और कर क्या सकते हैं, करते ही हैं, ठीक है, इसी मेथड से करा जाता है। साउथ इंडिया में तोड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो बनाया जाएगा, जो पाम ट्री होते हैं, है ना, पाम ट्री होते हैं, उनके फर्मेंटेशन से प्रिपेयर करा जाता है। टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग शेप फ्रॉम पाम। पाम के जो शेप है उसका फर्मेंटेशन करके यूज कर लेते हैं। 2012 में मैं गया था एक बार साउथ इंडिया, तो वहां पर ऐसे अन्ना इल बहुत चलता है, बराबर। तो ऐसे होता है ना, वी गेट अट्रैक्ट फ्रॉम दीज गाय जो रोड पे ऐसे कुछ भी चीजें बेच रहे होते हैं, तो हमें लगता है दीज आर प्योर, है ना। अभी कुछ भी आप चले जाओ, कहीं गांव में भी जा रहे हो, बाहर कहीं भुट्टा सेकने वाला मिल जाए, ऐसे सिटी के अंदर भुट्टा सेकने वाला मिलता है, उससे नहीं खरीदते, लेकिन रोड पे कहीं मिल रहा है तो हम उससे जल्दी जनरली जल्दी खरीदते हैं, हमें लगता है कि ये खेत से लेके आया है, प्योर है। तो हम भी जब मैं भी जब साउथ इंडिया गया था, तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ, ये एकदम बहुत जोरदार दे रहे होंगे, एकदम नारियल पानी वगैरह पिलाते होंगे, ठीक है। तो एक बार ले लिया, पापा भी से थे साथ में, छोटा वाला भाई भी था साथ में, उन्होंने एकदम गाड़ी वगैरह रुकवा के बोला हम भी वो लेते हैं, ये क्या है, नारियल पानी पियेंगे, ठीक है। तो पिया, एक जैसे टेस्ट लिया उसके बाद में एकदम करंट सा लगता है, बराबर है। तो मैंने तो फॉरवर्ड करा कि भाई साहब रहने दो, लेकिन एक आदत है, जूठा नहीं छोड़ते है ना, पापा का कहा हुआ था जूठा नहीं छोड़ना है, तो फिर पूरा आंख बंद करके गट्ट करके पी गए, लेकिन फिर गाड़ी में सो गए, फिर उठे नहीं। तो ये है टोडी, ठीक है। इसकी यादें जो है मेरे लिए बहुत खराब है टोडी को लेकर, लेकिन ठीक है, टोडी है बेटा, टेडी नहीं है। आजकल की गर्ल्स डिपार्टमेंट है, टोडी को टेडी पढ़ लेती है और बोले सर ये तो हमारा वाला इधर भी आ गया टेडी, नहीं तो बेटा टेडी नहीं है, ये टोडी है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, फिश के फर्मेंटेशन में भी यूज करा जा रहा है, सोयाबीन को फर्मेंट कर रहे हैं, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट कर रहे हैं, एंड प्रोड्यूस चीजेस। हम जो चीज वगैरह बनाते हैं इनकी मदद से में यूज करा जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, आप देखोगे नाम सुने हैं आपने, स्विस चीज और रेक्विफोर्ड चीज, इन दोनों में ही स्विस चीज तो फेमस है, उसमें पाए जाने वाले बड़े वाले लार्ज बॉल्स। आप देखो एक टीवी सीरियल आता है टॉम एंड जेरी, ठीक है, उसमें टॉम एंड जेरी की अक्सर लड़ाई होती रहती है, और जेरी को क्या पसंद है, चीज खाना, ठीक है, और टॉम उसके पीछे भागता रहता है, कई बार उसको मारता है, कई बार वो छोटा वाला उसको मार देता है ना, जेरी टॉम पे हावी होता है हमेशा। लेकिन आपने ये देखा है कि जेरी को बहुत पसंद है चीज, ठीक है, तो वहां पर चीज के कई सारे फोटोज दिखाए जाते हैं, और उन चीजेस में बहुत बड़े बड़े लार्ज हॉल्स दिखाए जाते हैं। तो वो कौन सा चीज है, स्विस चीज। और स्विस चीज बनाया जा रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। कैसे, देखो, स्विस चीज में यूज किया जा रहा है एक बैक्टीरिया, नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मेनाई, है ना। बैक्टीरिया का नाम क्या है, पैराहोएकेनी बैक्टीरिया, शर्म नहीं आई,
ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक नाम क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाई। ये एक बैक्टीरिया है और जो लार्ज हॉल्स आपको दिखाई देते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस। ऐसे ही रेक्विफोर्ड चीज जो है ना वो मतलब फेमस है उसके फ्लेवर को लेकर, है ना, फ्लेवरिंग को लेकर फेमस है। देन रेक्विफोर्ड चीज जो पकाया जा रहा है, राइपन किया जा रहा है, उस पर ग्रो करवाया जा रहा है, एक फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम रेक्विफोर्टाई। ये भी याद रखना है, पेनिसिलियम रेक्विफोर्टाई को यूज करा जा रहा है रेक्विफोर्ड चीज बनाने के लिए। तो देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है, राइट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपके लिए जो बातें थी वो यही थी। एक तो कर्डिंग जो हो रही है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है। फिर आप बेकरीज में देखो, यीस्ट नाम का फंगस था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में यूज था। फिर आप चीज की बात कर रहे थे, स्विस चीज लार्ज हॉल के लिए फेमस है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करा जा रहा है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था? बोलो। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाई। ठीक है, परो हुआ कि नहीं बैक्टीरिया सरमेनाई, शर्म नहीं आई, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाई। और रेक्विफोर्ड चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया, सॉरी फंगस यूज करा जा रहा है? पेनिसिलियम रेक्विफोर्टाई। ठीक है, मैंने जैसे कहा था, अच्छा मेरे को ईयर याद नहीं रहा सही, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया है? conversion of milk to curd which improve its nutritional value by increasing the amount of, है ना। मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट करा जाता है तो जो न्यूट्रिशनल अमाउंट बढ़ती है फूड की, वो किस फॉर्म में बढ़ती है? क्या इसका विटामिन डी बढ़ता है, या विटामिन ए बढ़ता है, विटामिन B12 बढ़ता है, या विटामिन बढ़ता है? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन दी गई है और उसमें खास बता दिया गया है कि कौन सा बढ़ रहा है? विटामिन B12। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। फिर आप एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2004 में पूछा गया है। डव कीप ओवरनाइट, यदि डव को पूरे रात के लिए रख दिया जाए अकेले में अंधेरे में, खुला छोड़ दिया जाए, जो चाहे वो कर लो आप, ना, अंधेरे में लाइट वाइट भी बंद कर दिया आपने बेटा, इन वार्म मतलब वार्मर वेदर, गर्म एरिया भी बन गया, गर्म तो हो जाएगा ना बेटा, जब नजदीकियां बढ़ेगी तो गर्म एरिया हो जाएगा, बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और ऐसा होने से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। कारण क्या है? क्या अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर? ना, ये तो ऑपोजिट बात हो गई। CO2 तो एलिमिनेट होता है, यहां पर बोला गया CO2 यूज करा जा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फर्मेंटेशन मुझे लगता है हाँ ये आंसर हो सकता है, फिर भी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पॉइजन, तो पॉइजन नहीं है, पॉइजन तो एक बेटा फोर्स है ना, दो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है पॉइजन फोर्स, तो ये नहीं है। और ऑस्मोसिस तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग। देन आंसर क्या होना चाहिए? फर्मेंटेशन। तो जो 2004 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? फर्मेंटेशन। अगला जो टॉपिक है वहां पर हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं, आज के लिए बातें इतनी ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए